First of all, thank you, CBSE higher officials, for inviting me for this prestigious webinar series on the disability issues. I'm also thankful and grateful to Dr. Himanshu Das ji, who is the director of NIEPBD, Dehradun, for giving me this topic on management of children with special needs at home. I'm also thankful and grateful to my director, Dr. Nachiketa Raut, who is presently the officiating director, for permitting me to speak or share my thoughts with all the members who are sitting across this platform. My greetings to all the parents who have joined. आप सभी को मेरा वंदन, आप सभी लोग जो ज्वाइन किए हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग ने कई बार इस चीज़ और इन बातों को कई बार आपने सुना भी होगा कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या हैं, कोपिंग क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या है। बहुत सारे आपने होम बेस्ड प्रोग्राम भी आपने अटेंड किए होंगे, आप कर भी रहे होंगे। बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स, बहुत सारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स आजकल जुड़े हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में, सोशल नेटवर्क की वजह से, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी स्पेशल स्कूल्स बंद हैं। इंस्टीट्यूट्स में फिलहाल जो स्कूल सर्विसेज है वो नहीं चल रही हैं, लेकिन ओपीडी सर्विसेज कई जगहों पे चल रहे हैं। लिटिल बिट जस्ट 1-2 मिनट्स में मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूँ कि आई बिलोंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, Chennai, and this national institute is basically the resource center for persons with multiple disabilities, and it was established in the year 2005, and since then we have been working in the field of multiple disabilities, apart from giving lot of training programs, पालकीय अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम और बहुत सारे कोर्सेज भी चलाते हैं हम लोग। I'll just start sharing my screen. I think मेरा screen visible है मैडम? हेलो। यस सर, जी। सो जैसा कि आपसे मैडम ने भी कहा और मैं भी आपको कह रहा था कि मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एट होम आज का जो टॉपिक दिया गया है, जिसमें कंटेंट मुझे 3 चीज़ों पे बात करने के लिए कहा गया है। बेसिकली कंटेंट है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या हैं और पेरेंटिंग स्टाइल्स किस तरह से होती हैं, किस तरह से हम कोपिंग एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बातचीत करें, शेयर करें थॉट्स, अपने थॉट्स को आपके साथ शेयर करूं। और होम बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है। होम बेस्ड प्रोग्राम में बहुत सारी होम बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इन 40 मिनट में मैं थोड़ा ही होम बेस्ड प्रोग्राम आपके साथ अपना साझा कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो होम बेस्ड प्रोग्राम कर ही रहे हैं। कई महीनों से लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लॉकडाउन में भी आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप लोग ने कई होम बेस्ड प्रोग्राम किए हैं। तो जस्ट स्मॉल टच दैट आई वांट टू गिव अबाउट व्हाट होम बेस्ड प्रोग्राम इज एंड हाउ we are taking care of the home based program for particularly during this COVID-19 pandemic. थोड़ा सा theory, just to give you brief touch about what exactly parenting styles के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो parenting style जो है basically अगर हम देखें तो it's basically collection, constellation जो attitudes होते हैं बच्चों में, and in which they are informed together, उनके जो environmental, emotional environment है, in which पेरेंट्स के जो बिहेवियर्स किस तरह से सामने आते हैं, किस तरह से हमारे सम्मुख आते हैं। तो इस तरह का एक बेसिकली एक एटीट्यूड पेरेंटिंग स्टाइल है, एक अमलगमेशन ऑफ एटीट्यूड्स इन द चाइल्ड है। और पेरेंट्स है और जो बच्चे जो होते हैं उनसे हम बहुत सारे सोशली अडेप्टेबल बिहेवियर्स सीख लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो सोशल अडेप्टिव बिहेवियर्स है या हम जो बिहेवियर्स बताते हैं, हम जो पेरेंटिंग स्टाइल्स बताते हैं, दैट इज़ द main guideline for providing home-based management or parenting styles. But children also help the parents in developing their own behaviors, like behaviors जैसे gestures हैं, change in the tone है, voice है, spontaneous expressions हैं। इस तरह के जो information जो parenting practice को influence करते हैं, वो हमारे behaviors हो सकते हैं, हमारे change of voice tone हो सकता है, हमारे खुद के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, बच्चों के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पेरेंटिंग स्टाइल और पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो
एक्चुअली हम कहते हैं कि जो सोशलाइजेशन, अगर आप लोग समझते हैं सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन बेसिकली जो हम सोसाइटी की जो डिमांड है उसको मद्देनजर रखते हुए है, अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए एक पेरेंटिंग स्टाइल अपनाते हैं। हर एक का पेरेंटिंग स्टाइल अलग अलग होता है, मेरा पेरेंटिंग स्टाइल अलग है, मेरे कोलीग का पेरेंटिंग स्टाइल अलग होगा, और बहुत सब आप जो पेरेंट्स वहाँ बैठे हैं, जो इस लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका पेरेंटिंग स्टाइल अलग हो सकता है। एवरीबडी हैज देयर ओन पेरेंटिंग स्टाइल। सो एसेंशियली अगर हम ध्यान में रखें तो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली जो है एक मैकेनिज्म है जिसमें पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एक तरह से रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं ताकि वो सोशलाइजेशन का जो उनका नॉर्म्स है उसको फॉलो कर सके। सो इफ यू सी परसेंटेज मैंने यहाँ पे डाला है, 99% ऑफ पेरेंट्स they want to be good parents and avoid doing what they consider to be a bad parenting. It is not 99%, I would say. Experience cases से पता चलता है तो it is not 99, it is basically everybody or 100% of the parent want to be a good parent. There is no question of good parenting or bad parenting. ऐसा कहते हैं कि नहीं ये सही parenting skills नहीं है या ये गलत parenting skills है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरेंटिंग स्किल्स अपनी पेरेंटिंग एबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों को लव करते हुए, they love their child very much because no parent wants to punish their child, no parent wants to say that they don't love their child. Every parent wants to be a good parent, every parent wants to love their child. So basically style of parenting, because when we talk about children with special needs, we want to make the children with special needs a successful adult. That is what is every parent's aim or goal, or let's say उनकी आशा होती है, अनुकंपा होती है कि सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल अडल्ट में तब्दील करते हैं हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को है। तो इन दैट वे वी नीड टू हैव अ गुड फैमिली गाइडेंस, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर फैमिली गाइडेंस। सो उस फैमिली गाइडेंस के मद्देनजर रखते हुए हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं या जो भी साइकोलॉजिस्ट है, दे डेफिनेटली टेक केयर ऑफ these aspects. So I've just mentioned one thing. अगर ये लोग में देखेंगे तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि एवरी पेरेंट जो अपना स्टाइल है वो डिफरेंट रहता है। कई बार उनका सिमिलैरिटी भी होता है, पेरेंट बहुत से पेरेंट्स का अपना जो पेरेंटिंग स्टाइल है, कई बार उनका पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट भी होता है। पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली क्या would mean the strategies that we use, that is the combination of the strategies that a parent uses while raising their child with special needs or with a disability. So we must remember that there is no magic formula for perfecting parent. आज मैं जो आपके साथ अपनी बात कह रहा हूँ, मैं कोई आपके साथ ये शेयर नहीं कर रहा हूँ कि this is the right parenting style or this is what you have to do, this is what you have to do. There are some suggestions. These suggestions are from you parents only. देखिए parenting parents जो है persons with special needs के जो parents हैं today they have done a lot of things. They have done a lot of things, right? From becoming a rehabilitation practitioner or rehabilitation professional or a special educator, they have done many things. They have been heading institutes, they have heading associations. So they have done many things. They have come up with their own style of teaching, training, and accepting certain things and making the child to come up to a level. तो उनके जो experiences हैं उनको अगर मद्देनजर रखें और उनको ध्यान दें तो कोई मैजिक फार्मूला उनके पास भी नहीं है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, जैसा मैंने अपने पहले स्लाइड्स में यही कहा था कि बच्चों से सीखा, दूसरों से सीखा, अपने स्टाइल्स को देखते हुए सीखते गए और उसमें जो मॉडिफिकेशन करना था उसमें मॉडिफाई करते हुए वो आगे बढ़ते गए। सो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कोई मैजिक फार्मूला, कोई परफेक्ट पेरेंटिंग के लिए मैजिक फार्मूला नहीं है, लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे अगर हम बात करते हैं तो कभी-कभी देखते हैं कि ओवर प्रोटेक्शन है या hindering with the child's incorporating the decision making aspect, coexistence with other people. तो इनके वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट मतलब स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है या कभी-कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, कभी-कभी सक्सेस होता है। तो but definitely there is a door wherein they go and seek help from other people or other professionals. बहुत ही इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस जो पेरेंटिंग से रिलेटेड होता है या स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, तो ये होता है कि व्हेन इन द फैमिली समटाइम्स देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, or even if when we have a communication sometimes it is not a good quality. So we need to ensure that we have a good communication skills. हम पेरेंट्स को बोल रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का जरूरी होना चाहिए, बट इट इज नॉट ओनली फॉर द पेरेंट, इट इज फॉर एवरीबॉडी। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा होगा, अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अगर आप एक दूसरे से अपनी बात को कह पाएंगे, तो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारे जो मिथ्स हैं और बहुत सारे जो
मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सारे मिसकम्युनिकेशंस हम आपस में हम लोगों में भी होती हैं, तो दैट कैन बी रिजॉल्व. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to have a proper communication in a good way. Just going to the parenting styles, I was talking about like parenting styles क्या क्या हो सकते हैं. तो ये कुछ बमरिंड ने एक parenting style का एक theory दिया है. She was very innovative in understanding the parental needs. All this is done during the 90s and उस टाइम के दौरान की बात है जब वो पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे. नाउ दिस हैज ग्रोन अ लॉट. तो इसमें 3-4 मैंने आपको पिक्चर्स के द्वारा बताने की कोशिश की है कि एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, एक परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, एक अटैचमेंट पेरेंटिंग स्टाइल है, और इसमें मैंने एक चीज नहीं इंक्लूड किया है, वो है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग. तो ये अथॉरिटेरियन की बात अगर हम करें तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग आप सभी जानते हैं कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि अथॉरिटेरियन मतलब क्या हो सकता है. दैट मीन्स मोस्टली एजुकेटेड जो पेरेंटिंग है, they try to think that their order should be accepted, or basically they try to communicate, but they don't expect any answer because communication mostly is one way. They don't want to change the way. Two-way communication नहीं होता है. Very strict, very disciplined. Sometimes some sort of punishment techniques also we लोग use कर सकते हैं. Parents अपने decision पे कायम रहते हैं, अपना decision ही मनवाने की कोशिश करते हैं. Affections will be less. There will be no warmth or less of interaction. Encouragement less करते हैं. इसमें ये देखा जाता है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो रैंकिंग है उसमें अगर हम देखें तो चिल्ड्रन डेफिनेटली विल बी ओबीडियंट, बट उनकी जो हैप्पीनेस रैंकिंग है वो लो रहती है और सोशली कॉम्पिटेंट नहीं रहते हैं. दे हैव डिफिकल्टीज. सोशली कॉम्पिटेंट मींस मेकिंग फ्रेंड्स और अंडरस्टैंडिंग अदर्स और पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप और मेकिंग आवर प्रेजेंस फेल्ट बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप्स में, इंटरपर्सनल स्किल्स में. सो उनकी सोशल कॉम्पिटेंस कम रहती है, सेल्फ एस्टीम की इश्यूज रहती हैं. तो इस तरह से अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल अगर आप देखें तो इसमें पिक्चर में देखें तो देयर इज अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, दे आर ट्राइंग टू रीड समथिंग. सो कहते हैं कि आइडियल पेरेंटिंग सिचुएशन है, बट कई चीज़ों में अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी देखा गया है. इसमें ये कहता है कि एक्सपेक्टेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनके बीच में बैलेंस होता है. बच्चों के नीड्स और रिलेशनशिप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को लव, डिग्निटी, रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बैलेंस बना रहे. तीसरे में अगर आप देखेंगे परमिसिव जो है, परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, ये जनरली लो इनमें जो सेल्फ रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, बच्चों की जो सेल्फ रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है. दैट मीन्स दे आर रैंक लो इन सेल्फ रेगुलेशन एस्पेक्ट. मतलब दे आर लाइकली टू एक्सपीरियंस मोर प्रॉब्लम्स इन द स्कूल. स्कूल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. समटाइम्स दे टेंड टू परफॉर्म पुअरली इन द स्कूल, बट यूजुअली दे आर वेरी loving and nurturing and they take care of others also. There is very little attempt that has been made to discipline a child, and few rules and regulations are not much in structure. Attachment की बात हम करते हैं तो attachment, if you see, the attachment is basically wherein you have a secure attachment. Attachment में healthier है, situation style healthier रहता है. There will be less of stress. There will be some sort of better disciplined or behaviors expected. ये चीजें रहती है. अब अटैचमेंट की एक और बात करें तो अटैचमेंट के चार प्रकार के हैं. जैसे एक सिक्योर अटैचमेंट अगर आप देखें, सिक्योर अटैचमेंट में है कि दे ग्रेट पेरेंट्स विद पॉजिटिव इमोशंस. दूसरा एक है एम्बिवेलेंट अटैचमेंट में अगर आप बात करते हैं तो they are little bit difficult, strangers say they are wary of the strangers. Avoidance attachment may, if you talk about, they may try to avoid parents. Disordered attachment may, there will be a confusion or apprehension, like whether I have to go to the teacher or whether I have to speak to the or I have to go to the parents. So there will be a confusion or apprehension. But attachment parenting is also considered to be one of the ideal parenting situation, taking into account that there will be a lot of good intelligence with the child developing. एक दूसरा
चीज जो है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड एज uninvolved parenting style, wherein the parents are not at all involved, or they don't want to discipline their child. They feel that whatever the child is doing, let him do, and then they will take care of the things as the child grows. So that is called as uninvolved parenting style. Why I'm sharing all this information is these are the type of parenting style. अब हो सकता है इसमें आप कोई parenting style अपनाते होंगे, नहीं अपनाते होंगे, या आपका खुद का पेरेंटिंग स्टाइल भी हो सकता है, बट ये एक अगर आप देखें तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से अटैचमेंट और किस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे फादर एंड मदर है। फादर एंड मदर का डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट फादर एंड मदर पेरेंटिंग स्टाइल्स आर डिफरेंट। डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल। फादर जो होता है वो लाइकली टू बी प्लेफुल है, encourage करता है, risk taking है, and sometimes he is not or he is not so quick to intervene in child's frustration. Similarly, mother's parenting style will be different. Mother's parenting style is, all of you know, all of us have done that also, more of physical care, more of consideration in nature, and more understanding, and quicker to intervene in the child's frustration. Many things the mother does. So father is having a different parenting style, mother is having a different parenting style, grandparents will have a different parenting style. Suppose a child who's with the grandparents, he will have a different parenting style. So there are parenting styles, but basically हमें क्या समझना चाहिए कि parenting style different होने के बावजूद भी हमें अपनी coping और acceptance mechanism को कारगर रखना है। पेरेंटिंग प्लान के बारे में जब हम बात करते हैं तो पेरेंटिंग प्लान शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड पेरेंटिंग प्लान होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंटिंग प्लान। दैट मींस अपने बच्चे के इंटरेस्ट और नीड्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और पेरेंटिंग प्लान्स ऐसे भी होना चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट, जो पेरेंट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको भी सॉर्ट आउट कर ले कि आपके गाइडलाइंस क्या है, मेरे गाइडलाइंस क्या है, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। अपने बच्चे को तो डेफिनेटली अनकंडीशनली सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग केयर करते हैं। So we need to spend quality time together. हमें अपने reasonable rules, expectations बच्चों के बारे में consistent होना चाहिए. Need to focus on more on positive behavior rather than focusing on the negative behavior. We need to empower the child and feel him capable. We need to accept mistakes of the child as well as our mistakes also, that we may be wrong also to some extent. A very important figure this अभी जो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ये पेरेंटिंग स्टाइल है या कैसे चाइल्ड सेंटर्ड होता है। अब इसमें देखिए चाइल्ड है, चाइल्ड के डेवलपमेंटल स्टेटस है, फंक्शनल एबिलिटीज के बारे में बात किया जा रहा है, डिसेबिलिटी टाइप है और इसके लर्निंग टाइप्स है, मतलब लर्निंग टाइप्स क्या क्या होती है, और फैमिली की क्या है, फैमिली की आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, कंसर्न्स हैं, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं फैमिली की, क्या गोल्स वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें एक ऐसी नीड, फैमिली बेस्ड नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि हम इन नीड को भी ध्यान में रखते हुए, इन सारी जो नीड्स हैं इसको भी ध्यान में रखते हुए, और बच्चे के जो एबिलिटीज हैं, डेवलपमेंट स्टेटस है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम बनाए दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द फैमिली। सो अर्ली इंटरवेंशन में देखिए कि चाइल्ड फोकस्ड सर्विसेज है, दैट मीन्स वी आर टेकिंग केयर ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटी, डिसेबिलिटी टाइप, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द लर्निंग टाइप, लर्निंग स्टाइल, तो चाइल्ड फोकस्ड एक्टिविटी। एंड फैमिली फोकस्ड सर्विसेज में वी आर टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स, कंसर्न्स, प्रायोरिटीज, resources, goals. So child outcomes and the family outcomes are more realistic and more and we get a good outcome with regard to the needs of the family and also the child. बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम पर्सपेक्टिव, अपना जो जीवन का उद्देश्य होता है, जब हम जीवन के बारे में समझते हैं, कोशिश करते हैं, वी टेक अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। हम बहुत सारी चीजें विश करते हैं, we wish that कुछ predictability हो, familiarity हो, wellness हो, happiness हो, ये चीज ऐसी रहे, वो चीज ऐसी रहे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो ऐसी एक predictability, एक पर्सपेक्टिव रहती है हमारी फैमिली में। लेकिन जब हम रियलिटी से कन्फ्रंट होते हैं तो क्या रहता है, there will be uncertainty, lack of disfamiliarity, unfamiliarity, lack of control, distress, anxiety, ये चीजें हमारे रियलिटी में आती हैं। तो अब इन चीजों से उभर के हमें आना है, that is what is going to be the best parenting style or best coping style or best acceptance style. When we talk about coping and acceptance,
तो जब हम बात करते हैं कोपिंग एंड एक्सेप्टेंस, ये मेरा दूसरा पार्ट है जिसमें बात कर रहे हैं कि कोपिंग एंड एक्सेप्टेंस की, कि पेरेंटिंग इन चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स डेफिनेटली नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस और बहुत सारे स्ट्रेसर्स फैक्टर्स होते हैं। पेरेंट्स बहुत सारे तरीकों से वो उनके लाइफ में इम्पैक्ट हो जाता है कि अगर जब बच्चा फैमिली में आता है तो वेरी बिग इमोशनल टर्मोइल हो जाता है। दे सफर फ्रॉम मेंटल वरीज बिकॉज ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, और बहुत सारे साइकोसोमैटिक कंडीशंस हो जाते हैं। दे आर मोर susceptible to the psychological conditions, and that is what they make they go into more of psychosomatic issues. So in psychosomatic issues के वजह से guilt की भावना आती है, they try to worry about the future, they feel sad, they feel sometimes depressed, their marital harmony gets disturbed, they need that there should be something to protect their child, there will be disagreement between parents, डिसएग्रीमेंट पेरेंट्स के बीच में होता है कि क्या प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल बर्डन की बात आ जाती है, सिबलिंग्स के बीच में कभी कभी राइवलरी की बात आ जाती है कि हम एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो दूसरे बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सो और वी आर ट्राइंग टू गिव अ रिसेटमेंट ऑफ अटेंशन टू द चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज एंड ट्राइंग टू weed away from the other child. So that type of stresses are also associated there. This just wanted to give an experience like this is basically a triadic experience when we have a three-way interaction. So when a child's disability is basically a triadic experience which involves three-way interaction. Three-way interactions अगर आप देखें, the child who experiences the dysfunction, फैमिली जो है उससे अफेक्ट हो जाती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये डिसेबिलिटी मैनिफेस्ट होती है। तो ये तीन जो है तीन ट्राइडिक एक्सपीरियंस हैं जो basically that's an interaction wherein the child when he is in the family, how the experiences or styles happen or the parenting styles happen. So the crisis basically when we engendered by the first imitation or diagnosis that something is wrong with their child is probably parents की जो बहुत important और बहुत difficult stage होती है और बहुत एक शॉकिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मोस्ट केसेस में पेरेंट्स जो है इनिशियल रिएक्शंस कैन बी नेगेटिव एंड सिमिलर टू दोस रिलेटेड टू bereavement. So they feel depressed, again they encounter a lot of stress, but changes of life routines जो होता है that is quite necessary in order to provide the child's care, which have been found to be very effective in the functioning of the family. So when we talk about these interactions, we need to understand that when the difficulties the parents encounter, when the parents feel the difficulties coping with a child with disability, their family relationship have been cited as a source of anxiety, sometimes overprotection, rigidity. तो फैमिली जो है जो स्पेशल नीड्स बच्चों की जो फैमिलीज होती हैं, दे समटाइम्स नॉर्मल प्रेशर्स भी फेस करते हैं, टेंशन्स इन द फैमिली भी रहती है, एडजस्टमेंट इन एडिशन टू द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। तो सच फैमिलीज को हमको एक तरह से एक सपोर्ट देना चाहिए, उनको काउंसलिंग देनी चाहिए जिस प्रकार से एक तरह का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकें, एक असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि वो अपने स्टेजेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो दैट दे गो टुवर्ड्स अ पॉजिटिव अडैप्टेशन स्टेज. In positive adaptation stage में when we talk about it, is very important that we need to understand the health and wellness of all. So health and wellness means we need to understand the mental health, social health and physical health. But basically they face lack of socialization, low self-esteem, they have negative thoughts, lack of support system. So everything basically is इन तीनों के बीचों में चलता है, mental health and social health and physical health. तो हमें इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर देना चाहिए ताकि their health, their mental health, their social health and their physical health is taken care of when they provide parenting styles for children with special needs. फैसिलिटेटर्स हम बात करते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं फैसिलिटेटर्स, इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी के लिए जो फैसिलिटेटर्स होते हैं वो दो तरीके से करते हैं, दैट इज इंटरनल कोपिंग स्ट्रेटजीज और एक्सटर्नल कोपिंग स्ट्रेटजीज. तो इंटरनल कोपिंग स्ट्रेटजीज में हम स्पिरिचुअल स्ट्रेटजी ले सकते हैं, रिलीजियस सपोर्ट ले सकते हैं, एनकरेजमेंट ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं,
हम कुछ सपोर्ट फ्रॉम जैसे एक्सटर्नल कोपिंग स्ट्रेटजीज में हम सपोर्ट, सोशल सपोर्ट ले सकते हैं, पेरेंटल सपोर्ट ले सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं और दूसरों से हम अपनी बात को समझ सकते हैं। सो दीज आर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कोपिंग स्ट्रेटजीज दैट एक्ट्स एज फैसिलिटेटर्स। इनहिबिटर्स में जो प्रॉब्लम आती है वो अगेन सेम चीज है, जिसमें कि फाइनेंशियल हार्डशिप से कोपिंग स्ट्रेटजी या कोपिंग जो होती है वो उसमें दिक्कत आने लगती है। स्टिग्मा, देयर इज अ सोशल स्टिग्मा समटाइम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड हो जाता है, टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। केयर गिविंग टास्क जो रहता है जैसे फीडिंग है, ईटिंग है, टॉयलेटिंग है, इन सब में कभी कभी डिफिकल्टीज आती है। स्लीप टाइम कभी कभी कम हो जाता है, सोशल आइसोलेशन होने लगता है, अपने खुद के रिक्रिएशन के लिए टाइम कम मिलता है, मैनेजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर्स उसमें हमको परेशानी होने लगती है। तो ये एक मॉडल जो है वो सजेस्ट करता है कि एक ABAC एक मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल है जिसको आज भी कई लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक क्राइसिस का एक्स बना हुआ है, स्ट्रेसर है B, और एक एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, और एक परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेसर C है। तो इसमें देखिए ये सब कुछ आपस में एक दूसरे से लिंक है। स्ट्रेस बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि इस सेट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस दैट इज एसोसिएटेड विद द डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड और द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, देखिए ये दोनों इंटरलिंक्ड है। रिसोर्सेस की बात जब कर रहे हैं तो नॉलेज एंड स्किल्स व्हाट आर अवेलेबल इन द फैमिली, और फैमिली की जो रिसोर्सेस है, फैमिली का कोहेशन, फैमिली के जो आपस में संबंध कैसे हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध कैसे चल रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें हमारे जो परसेप्शन होता है, स्ट्रेसर का जो परसेप्शन है, दैट बेसिकली इज व्हाट इज गोइंग टू बी द मेन क्रक्स, दैट मीन्स द मेन थिंग। तो उसमें कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म है, रेजिलिएंट है। तो ये सब जो चीज़ें, जैसे मैंने अभी इससे पहले जो भी स्लाइड्स में बता रहे थे कि कैसे हम उस चीज़ को उभर के और आगे लेके आ सकते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेजिलियंस। तो अगर हम रेजिलियंस की बात करें तो आपने ये देखा होगा, रेजिलियंस की जब हम बात करते हैं तो ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा है, आप जानते भी हैं कि जो लोटस फ्लावर है वो कीचड़ में ही खिलता है। दैट इज अ वेरी फेमिलियर बुद्धिस्ट प्रोवर्ब। तो रेजिलियंस भी एक इस तरह का लोटस फ्लावर ही है कि जो कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में खिल के फिर वो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। सो रेजिलियंस इज लाइक दैट ओनली। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि रेजिलियंस के बारे में जब मैं बता रहा हूँ तो रेजिलियंस बेसिकली जो है वो एक एबिलिटी है जो इनर स्ट्रेंथ के बारे में हम पता करते हैं, एंड टू बाउंस बैक फ्रॉम ए सेटबैक और ए चैलेंज, या कोई भी सिचुएशन से हम अपने आप को आगे लेके आते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ अडैप्टिंग in the face of adversity, or when we talk about trauma, tragedy, या किसी भी प्रकार का significant stress हो हमारे, तो बाउंसिंग बैक से भी ज्यादा है। मतलब रेजिलियंस जो है हमारे बिहेवियर्स, थॉट्स एंड एक्शंस में उसको भी अगर देखें दैट वैसे ही हम सभी चीजों का लर्निंग कर सकते हैं या डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब रेजिलियंस बेसिकली बाउंसिंग बैक है फ्रॉम अ सेटबैक और अ चैलेंज। सो इट इज नॉट लाइक एक ब्रेव फेस दिखा दिया, या आप दर्द से बिल्कुल इंसुलेटेड हैं, या आपकी पर्सनालिटी ट्रेट में ऐसा है, या आपके अंदर कुछ पर्सनालिटी वर्च्यू ऑफ फ्यू स्पेशल पीपल है जिसके वजह से आप रेजिलिएंट है। नो, रेजिलिएंट इज नॉट लाइक दैट। रेजिलिएंट बेसिकली इट इन्वॉल्व्स थॉट्स एंड एक्शंस एंड इट कैन बी डेवलप्ड वेरी इजीली। कैसे डेवलप करते हैं रेजिलियंस को? जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं जो पेरेंटिंग के लिए जो होता है उसमें वी नीड टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, we need to teach parents to effectively communicate with children using appropriate skills। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करें तो उसमें भी हम इंटरवेंशन, उसमें भी हम पेरेंटिंग कोपिंग एक्सेप्टेंस की बात कर सकते हैं। पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आजकल बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड माइंडफुल इंटरवेंशंस, माइंडफुलनेस इंटरवेंशंस की बात हो रही है। तो ये दो चीजें जो आजकल बहुत उभर के आ रही हैं, माइंडफुलनेस इंटरवेंशंस एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो माइंडफुल पेरेंटिंग की बात अगर हम करते हैं तो माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है कि इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू आवर एक्सपीरियंसेस एज दे आर हैपनिंग। हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कोई लेबल नहीं कर रहे हैं, हम कोई एक्सपीरियंस को जज नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ये गुड है या बैड है। हम जो नोटिस कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या नोटिस कर रहे हैं कि क्या जो चीजें अवेलेबल हैं हमारे आसपास
उस चीज को हम ध्यान रख रहे हैं, एंड what is happening around within us and around us. So in everyday practice, uh, when we remember the mindfulness is a way of slowing down our bodies and minds. It is one way of practice mindfulness is to remember the acronym STOP. That is stop, what are you doing, pause, take a breath, observe, proceed. बातचीत मेरी चल रही है ना? Is it screen is presenting? There's no issue in the connectivity? No, not at all, sir. It can be seen. Okay. So एक माइंडफुल स्ट्रेटेजी जो है आजकल सब लोग उसी को ध्यान में रख रहे हैं. So माइंडफुल स्ट्रेटेजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजी है जिसका मैंने जिक्र भी इधर किया हुआ है कि जो लिंक है उसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी माइंडफुल स्ट्रेटेजीज इन्होंने मेंशन की है. एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी इन्होंने कहा है कि कोल, दैट इज क्यूरियोसिटी, ओपननेस, एक्सेप्टेंस एंड लव. तो इसमें क्या इन्होंने कहा गया है कि कहते हैं कि you take a deep breath and then अपने आंखों से अपने बच्चों को देखें, look carefully, pay close attention to what you are seeing without judging, wait patiently for your child to initiate a connection. क्या एक्सप्रेशन करता है, क्या मूवमेंट करता है, क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या वर्ड का प्रोड्यूस करता है, क्या देखता है, किस तरह देख रहा है, कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, ये सब आप you keep on watching it closely and then you try to think that what the child is going to express. When the child tries to initiate a connection or respond with or respond whatever he wants to say through gestures or through any method, then we can do some we can respond to the child with warm support and notice how he feels. So इस तरह की जो है mindful strategy. So when we need to listen to our child with total attention and accept what he is doing or without any judgment. Need to feel the child's, imagine your child's feeling and match your response. You can manage your own feelings and reactions, show compassion for yourself and also for your child. So these are some of these strategies. ये सब हम करते ही हैं, ये सब हम डेली कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, बट इन चीज़ों को अगेन थोड़ा सा एक रिफ्रेश कर दें अपने माइंड में तो एक हेल्पफुल स्ट्रैटेजी आपके लिए यूज हो सकती है. ये है जो इससे पहले मैं आपको ये चीज़ कि माइंडफुलनेस जो होता है doesn't mean that parent will never get frustrated or angry. ऐसा नहीं है कि माइंडफुलनेस की वजह से आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा या आप कभी गुस्सा नहीं होंगे. यस, बट इसका मतलब ये नहीं है. माइंडफुलनेस बेसिकली क्या, थोड़ी देर के लिए आप रुक रहे हैं, पॉज दे रहे हैं बिफोर रिएक्टिंग इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या थोड़ी देर के लिए आप रुक जा रहे हैं, अगर कोई स्ट्रेस की सिचुएशन है वहां पे आप थोड़ा रुक गए हैं, रुकने के बाद आपने थोड़ा ध्यान दिया क्या चीज होना चाहिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ रहे हैं. तो ये आगे बढ़ने की जो डायमेंशंस है, वेलबींग की जो डायमेंशंस है, ये हैं 8 डायमेंशंस जिसको हम देख रहे हैं. इसी में ही हम बात करते हैं कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए. पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इमोशंस, बिहेवियर्स एंड थॉट्स को अपने कोशिश करें कि किस तरह से आप उसको अपने इमोशंस, बिहेवियर्स और थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं. Physically, you need to do a lot of exercise. Financially, you have to be well prepared. Social outlets, social interaction, social skills उसको पे ध्यान दें. तो little bit of book reading, little bit of more than that, more of book reading, more of some writing stories or writing many things you can do. Occupations में be sure that you are, when you are working in a setup, you are stress free, or you try to make yourself stress free. Little bit of spiritual activities also you can do. That is not compulsory because everybody has their own view with regard to spiritual activities. Before I go on to the home based program, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में आजकल चर्चा बहुत हो रही है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस जो है, PPPI जिसको हम कहते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द क्लिनिकल साइकोलॉजी और द इंटरवेंशंस दैट वी अंडरस्टैंड. क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होता है डायग्नोज और ट्रीट पीपल विद मेंटल इश्यूज और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड साइकोपैथोलॉजिकल एक्टिव और इश्यूज. Psychology, positive psychology intervention जो होता है, they form problems to solutions. So what is already there, they try to extend it and help by cultivating inner strength. तो इनमें से ये 10 ये जो एक्टिविटीज है, लाइक आप ज़्यादा एक्टिव रहें, बिजी रहें, be more social, productive at work है, little bit more organized and well planned, अपनी worries and negative contemplations को कम करने की कोशिश करें, एक्सपेक्टेशंस को कम रखें और थोड़ा रियलिस्टिक रखें, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, रीजनिंग,
मोर फोकस रहे हैं, अपने माइंडफुली अवेयर रहे हैं, हेल्थी पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप करें हैं, एम्पैथेटिक रहे हैं, अपने आप में ही रहें, अपने मीन्स बीइंग अवरसेल्व्स टू ऑल द टाइम्स, try to replace negative thoughts with positive ones, try to value close relationships, think about other thing than what you always think. तो इस तरह से जब हम एक्सेप्टेंस की बात आती है तो एक्सेप्टेंस पे हम चार कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम समझें तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट इज हमें बच्चे के वीकनेस और लिमिटेशंस को अप्रिशिएट करना जरूरी होता है, तभी हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। एक रियलिस्टिक व्यू ऑफ द चाइल्ड हमें होना चाहिए। दैट मीन्स पेरेंट्स शुड नॉट बी हैविंग द फील ऑफ पिटी और गिल्ट दैट, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि देयर इज नो मैजिकल सॉल्यूशन, देयर इज नो मैजिक फॉर parenting skills. So you need to understand that we need to have no feelings of rejection, or we should always ensure that we should not have overprotection, and parents should be very careful at the expense of attention that is being provided to other members of the family. That means not to be too much on one child and not to be too little on one child. These are the things that is already there. ये कुछ आर्ट थेरेपी हैं जिसका मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। This I had tried whenever I feel stress sometimes, and I have tried art therapy for anxiety. That is, these are some of the activities. So if you feel आप सभी जानते हैं कि आर्ट थेरेपी बेसिकली क्या है। बेसिकली a creative process है when we try to when we try to explore our self expression है, new ways to gain personal insight है, it helps in developing new coping skills. So that is what art therapy आजकल हर जगह पे चल रहा है। It means if you are confused, you draw an Indian mandala, you paint a rainbow, you recognize your hidden feelings, you can fold your papers, draw listless landscapes, draw lines. When you are angry, you can also tear papers. इस तरह की बहुत सारी जो activities हैं, that is there mentioned in the link that you can always go through it, जिससे कि आपको एक idea मिल जाएगा, and this to some extent definitely helps in making reducing our anxiety or to some extent stress. Even this we can try with our children also. So हम भी draw कर रहे हैं, children को भी draw करने का मौका दिया। अब ये जो patterns हैं, ये patterns जैसे for example these are the simple patterns that we are doing. So these patterns we can teach the child during meaningful engagement or doing some activities. 24 minutes हो गए हैं मेरी बातचीत को, और within some minutes I would try to complete that, and then we can go for some few question and answers. So home-based program, that is the last part of the topic that was given to me. So now challenge was, what was the challenge? जब स्कूल बंद हो गए थे because of COVID-19 pandemic situation, so parents and even children with disabilities faced this new challenge, because everything right from their structure to their routine, everything got collapsed. So they don't know what to do. There was a complete disruption to their usual routine and activities. Parents overwhelmed और burdened हो गए थे, और lot of anxiety और emotions parents और children में भी हो गया था। तो इसमें हम क्या कर पा रहे थे? इसमें हम यही कर पा रहे थे कि हम कुछ तरह से हम बच्चों को वर्चुअल सपोर्ट या वर्चुअल ट्रेनिंग वगैरह दे सके। अब चैलेंज ये आ गया है कि अब अगर जब स्कूल खुलता है, और जब भी स्कूल खुलता है, तो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं पेरेंट्स? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। कुछ चैलेंजेस मैं समझता हूँ कि ये हैं कि जैसे कि whether parents will be ready to send their child to the school, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो there will be lot of anxiety, fear और of physical proximity, क्योंकि ऑनसेट बिहेवियर बंद हो गया। ऑनसेट बिहेवियर जो पहले था स्कूल में, क्लास में एक्टिविटीज में करते थे, वो अभी नहीं है उतना। तो there will be lot of reduction in the onset behavior, social communication skills, interdependency, peer cooperation skills, ये बहुत सारे अफेक्ट होंगे। लर्निंग हैबिट्स पहले जो थे वो उसके बाद वर्चुअल सपोर्ट में आए लर्निंग हैबिट्स, उसके बाद देन अगेन वी आर गोइंग फॉर द सेम वन टू वन लर्निंग हैबिट्स। तो उसमें डिफरेंसेस आएंगे, कुछ बच्चों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। we'll have reduced level of prior learning, there will be change of routine, over dependency on digital and ICT medium, hand hygiene, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, साइकोसोशल एस्पेक्ट्स, ये सारे चीजें जो हैं हमारे पास एक चैलेंज के रूप में आएंगे कि इसको चैलेंज को कैसे उभरना है। सो अगर हम देखें तो बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक में बच्चे हमारे ऐसे थे, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन जो था, और उसके बाद ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक किस तरह से हो गया, बहुत सारा बिहेवियरल इश्यूज आ गए हैं, हाईली डिमांडिंग हो गए हैं, कभी-कभी मेंटेनेंस ऑफ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं, स्क्रीन्स, सेल्फ हार्म, सम डिफिकल्टीज विद द स्टडीज एंड एकेडमिक लर्निंग।
एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो इनकी वजह से सब कुछ चीज़ें जो है वो चेंजेस हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चैलेंज बहुत सारे हैं, फिर भी चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए वी कैन, सिंस हमने जो वर्चुअल सपोर्ट चल रहा था, वर्चुअल सपोर्ट जो सबने किया और काफ़ी सक्सेसफुल वर्चुअल सपोर्ट भी रहा। अब उसके बाद उस वर्चुअल सपोर्ट से अगेन जब 1-to-1 इंटरेक्शन में आएंगे तो उसमें क्या क्या सपोर्ट सबको जरूरत पड़ेगा, तो वो चीज़ों को हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। लास्ट जो है कि जब हम बात कर रहे हैं होम बेस्ड प्रोग्राम में, तो क्या क्या होम बेस्ड प्रोग्राम हो सकते हैं, सभी आप सभी जानते हैं सारे होम बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। होम बेस्ड प्रोग्राम्स अभी तब्दील हो गए हैं, जैसे मीनिंगफुल एंगेजमेंट एक है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, एकेडमिक लर्निंग स्किल्स है, रिक्रिएशन है, कैसे इनको सिखाया जा सकता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम मीनिंगफुल एंगेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना रूटीन तैयार करवा देना चाहिए। बच्चों का रूटीन तैयार करना है, मॉर्निंग में क्या करेंगे, आफ्टरनून में क्या करेंगे, इवनिंग में क्या करेंगे, एक शेड्यूल बना दें, एक शेड्यूल तैयार करते हैं जो कि will definitely help the child to follow, and this has been done already, and similarly थोड़ा सा उसको रेगुलर रूटीन में लाने की कोशिश करें, because we know that it is very difficult during this COVID-19 time. So virtually make sure that you get support from the special educators and prepare a daily schedule, डेली क्लास शेड्यूल फॉलो करें, जो भी आपके क्लास शेड्यूल चल रहे हैं या वर्चुअली जो भी आपके क्लासेस हो रहे हैं, मेक अलॉन्ग विद योर चाइल्ड फॉलो द स्टडी रूटीन एंड फॉलो डेली क्लास शेड्यूल्स। मीनिंगफुल एंगेजमेंट में 3 प्रमुख चीजें होती हैं, एक तो होता है टास्क, एक होता है पीपल, एक होता है एनवायरनमेंट। जो हमें बताया गया है कि जो टास्क है पीपल है, टास्क बेसिकली जो होता है वर्कशीट्स हैं या प्ले है या सर्कल टाइम है, म्यूजिक टाइम है, बुक टाइम है, आर्ट टाइम है, जो भी है, मतलब ये सब कुछ टास्क है। और टास्क को हमको एंगेज करना, एंगेजिंग बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि हमको बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन मिल सके। इसमें हमें इंपॉर्टेंट है कि हम यूज कर सकते हैं कि जो VAKT, जो विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टैक्टाइल अप्रोच है, विजुअली भी ऑडिटरी भी मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, आपके जो अदर सेंसरी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, टच है, स्मेल है, इन सब चीजों को, सारी चीजों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओनली VAKT है, बट विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल सारे जो सेंसर्स हैं उनको ध्यान में excuse me sir, I think it is already time. We are 45. We can, there will be questions also in the end. 2 minutes sir, can you just wind up? Okay, sure. सो ये कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज हैं जिसमें कि मैंने जस्ट मेंशन किया है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स, कलर सॉर्टिंग, मिक्सिंग ऑफ कलर्स, टनल गेम, टाइट रोप वॉकिंग, एकेडमिक लर्निंग। जब भी आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो जब भी व्हेन वी गेट ड्रेस्ड अप, व्हेन वी डू लॉन्ड्री, व्हेन वी डू क्लीनिंग अप, व्हेन वी डू वॉशिंग हैंड्स, व्हेन वी प्रिपेयर मील्स, ईटिंग डिनर, एवरीथिंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, आप सभी लोग इस एक्टिविटीज को कर रहे हैं। एंड these are some of the home management activities that when we do, and during these home management activities you can create a lot of meaningful engagement activities. Recreation and leisure activities is another important, wherein we can do exercise, yoga, art, meditation and other activities. Sensory activities are also important. You can create lot of sensory activities. Lot of website also informs us with regard to the sensory activities. You need to take care of the social emotional well-being of the child. These are the 3 R's, that is you reassure, routine and regulate, and by creating a safe and physical and emotional environment. So some of the tips that you are that you can try out, that is there already, that you are trying it out, like new hobby, sibling interaction, meditation, joint domestic activities, responsibilities. So these are some of the challenging behaviors of children with special needs at home. Some suggestions I have put. This is already available in our website, that is NIEPMD website, that if parents want to know that, they can always take. Also try to take care of your children having significant high support needs. Make sure that you keep the doctor's number handy and call in case of any emergencies. How to teach them, that you know how to teach them. So some of the activities here, what I have mentioned, are carried out by you. These activities are only suggestion, and you as parents are much more creative and you can do wonderful imagination. बहुत great है, you are doing a fantastic job. Want to say over again and again because it is quite true. And secondly, this is the Department of Empowerment of Persons with Disabilities Mental Health Rehabilitation Helpline.
1800-599-0019. In case any parents feel like to talk to the mental health professionals, they can always dial this number. It is available in 13 languages and it is 24/7. With this, these are my references, and with this, I like to end. Sorry for taking extra time, though I kept my stopwatch on, and it is now 42 minutes. Thank you so much, ma'am. It is showing 45, 48 actually. Okay. Okay. Oh, sorry. Maybe. Sorry. Yeah. Sir, thank you for that presentation. But कुछ सवाल हैं, जैसे जब पेरेंट्स को सबसे पहले पता चलता है कि उनका बच्चा डिसेबल्ड है, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, हियरिंग डिसेबिलिटी हो, विजुअल डिसेबिलिटी हो, या सेरेब्रल पॉल्सी हो, या कुछ भी हो, आपने बहुत सारे कोपिंग स्ट्रैटेजीज तो बताया. सपोज ऐसा है सिचुएशन कि पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया. ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, वी एग्री. तो आपने स्पिरिचुअली कैसे पेरेंट्स जो है विथ माइंड well-being strategies. Yes, strategies की बात की. Mindful grandparents का रोल आपने बताया, that means extended family का support आपने बताया, ये बहुत सही है सर. बट कभी-कभी पेरेंट्स इस बात से तो बहुत सारे पेरेंट्स का यही सवाल रहता है कि सबसे पहले जब उनको पता चलता है कि ऐसा है तो उनको क्या करना चाहिए. That first thing that they as parents should do, वो हमें जानना है सर. थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाता तो. देखिए, इसमें पेरेंट्स का हमेशा एक इमोशनल टर्मोइल हो जाता है कि और पेरेंट्स वरी करने लगते हैं कि बच्चे में ये डिसेबिलिटी आ गई है या ये कंडीशन आ गई है तो आगे क्या करना चाहिए. या अभी आप अगर इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो आपके जो रिजॉल्विंग फैक्टर है वो कभी सॉल्व नहीं होंगे. कि यस, दैट्स डेफिनेटली बिकॉज वेरी शॉकिंग इंसिडेंट है कि दैट यू आर हैविंग अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी इन स्पाइट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली प्रॉपरली. बहुत सारा आप ध्यान दिए फिर भी आपके डिसेबिलिटी आ गया है. डेफिनेटली एक शॉकिंग इंसिडेंस है. तो इसमें हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है तो मेक श्योर दैट यू वेंट आउट. मतलब कम्युनिकेट तो जरूर करें, कि मन में ये बात भावना रखने की कोशिश ना करें कि अरे मेरी वजह से हुआ है, इनकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, या किसी और कारण की वजह से हुआ. मन में कभी ये भावना ना रखें. ऑलवेज कम्युनिकेट. जैसे मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन जब होता है एक गाइडेंस में, फैमिली गाइडेंस में कम्युनिकेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. तो हमेशा कम्युनिकेट करते रहे, कभी भी मन में बात को ना छुपाए. तो जैसे माइंडफुल स्ट्रेटेजी मैंने कहा है कि स्ट्रेस है, यस, पॉज, टेक अ ब्रेक, थिंक ओवर, ऑब्जर्व व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन एंड देन प्रोसीड. सिमिलरली अगर आप दोनों के बीच में या पेरेंट्स के दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है या एक निष्कर्ष पे आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डेफिनेटली टेक द गाइडेंस ऑफ ए रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल और टेक द गाइडेंस ऑफ ए रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर और ए स्पेशल एजुकेटर और ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. देयर आर मेनी पीपल हु आर देयर टू हेल्प. राइट सर, राइट. यस, ओके. तो ये समझ में आया सर. जैसे सिंगल डिसेबिलिटी का मैनेजमेंट अलग रहेगा और जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनका मैनेजमेंट अलग रहेगा सर. जी देखिए, सिंगल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी में फैक्टर्स ये होता है कि सिंगल डिसेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में कई हद तक सेट नहीं हो पाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सिंगल डिसेबिलिटी अगर हम देखें उसको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एसोसिएटेड कंडीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं. और अगर ऑटिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम आजकल कहते हैं, अगर वो दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है. बिकॉज क्योंकि ऑटिज्म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उनकी जो जो इंटेलिजेंस कोशेंट है या जो उनके जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो थोड़ी कमजोर रहती है, वो थोड़ी मतलब कम डेफिसिट रहता है उसमें. तो उनको दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें टीचिंग स्ट्रैटेजी तैयार करनी है ताकि ये मल्टीपल कैटेगरी, जो मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, इसको ऑटिज्म को भी ध्यान में रखते हुए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम एक्टिविटी अपनी तैयार कर सकें. राइट सर. कोई और सवाल है क्या सीबीएसई टीम से? अगर नहीं है तो वी कैन वाइंड अप द सेशन. ओके सर, लग तो नहीं रहा है कि कोई सवाल है. थैंक यू सो मच फॉर दैट सेशन सर. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सीबीएसई टीम. थैंक यू. थैंक यू.